हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, हम क्लास 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़े हमने, ठीक है। चार्ज क्या होता है, चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद में कूलम्ब्स लॉ स्केलर फॉर्म में भी देखा है, वेक्टर फॉर्म में भी देखा है, सुपरपोजिशन हमने पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी होती है, ठीक है। डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, चार्ज पे डिपेंड करती है। उसके बाद में हमने देखा था प्रैक्टिकल वे ऑफ कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। उतनी सारी चीजें देखी। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो नया कंसेप्ट है बिल्कुल, ये क्या है, हमें इसकी जरूरत क्यों है, इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, वो सब आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, कंसेप्ट का नाम है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। तो इसको पढ़ना क्यों है, ये क्या है, वो पहले समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज है कि ये जो है ना प्योरली इमेजिनरी कंसेप्ट है, प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है ये प्योरली इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है, ठीक है, हाइपोथेटिकल। एक्चुअल एग्जिस्टेंस जो है ना वो इसका एक्चुअल एग्जिस्टेंस है नहीं, लेकिन फिर भी हमको क्या करना पड़ता है, फिर भी हमको इसको पढ़ना है। पढ़ना क्यों जरूरी है तो वो समझ के चलो। हम पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चार्ज हमने देखा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है चार्ज की वजह से। चार्ज अगर हम नहीं देखते हैं, देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम देख नहीं सकते। और जो चीज हम देख नहीं सकते उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ भी नहीं सकते हैं, ठीक है। कोई चीज अगर दिखाई देती है हमको तो हम उसके बारे में आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसको हम देख के एनालाइज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमको दिखाई नहीं देती है, ठीक है। उसका इफेक्ट हमको समझ में आता है, लेकिन वो फील्ड हमको दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो अगर जो चीज हमको दिखती नहीं है उसको पढ़ना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसा कोई है, कुछ रिप्रेजेंटेशन हम उसका बना सकते हैं क्या, कुछ ज्योमेट्री यूज करके, ठीक है, या फिर कुछ ग्राफ यूज करके। क्योंकि ग्राफ अगर हम देखते हैं तो चीजें समझ में आ जाती है, ठीक है, रिलेशन समझ में आ जाता है। वैसे ही कोई अगर पिक्चर या कोई प्रेजेंटेशन हम देखते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आता है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ठीक है। और इस पे ही बेस्ट आगे बहुत सारे कंसेप्ट है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी है। उसके बाद में अगला जो चैप्टर है आपका करंट, वो भी पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको समझ में आता है तो समझ में आएगा। उसके बाद में कैपेसिटर है। कैपेसिटर अगर समझना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझना पड़ेगा, और समझने के लिए उसको देखना पड़ेगा फील्ड को। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिखती नहीं है। तो ऐसा कोई वे है कि जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एटलीस्ट रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम रिप्रेजेंट कर सकेंगे तो हम उसको अच्छे से पढ़ सकेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ही हम एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर यूज करते हैं। उस ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। या सिर्फ इतना भी बोला तो भी चलेगा, इलेक्ट्रिक लाइंस बोला तो भी चलेगा। तो सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता क्या है। उसको हम लिख सकते हैं, दिस इज अ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज अ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे लाइन लिखा है, मतलब क्या होगा, लाइन ही होगा, लाइन से ही हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो सिंपली ये क्या होगा, इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कोई ऐसी चीज है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जिसको हम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। देख तो नहीं सकते हम, ठीक है, ये चार्ज है, इसके आजू बाजू में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, लेकिन यहाँ पे जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो तो हम देख नहीं सकते हैं। देखेंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे। तो दिख नहीं रही है तो एटलीस्ट हम उसको रिप्रेजेंट करें। और रिप्रेजेंट करने के लिए जो चीज हम यूज करते हैं, जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं, उसको वो कौन सा है, लाइंस है। तो लाइंस को यूज करके हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमको लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो लाइन ड्रॉ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले वो लाइन कैसी होनी चाहिए, ठीक है। वो पढ़ते पढ़ते हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डेफिनेशन पढ़ लेंगे, ठीक है।
इट इज द पाथ along which unit positive charge moves in इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको समझना कुछ मुश्किल चीज है नहीं, ठीक है। समझ लो एक पॉजिटिव चार्ज है बड़ा वाला, ठीक है, और मैंने बोला है आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब कौन सा, टेस्ट चार्ज। तो मान लो ये टेस्ट चार्ज मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है, छोटा सा। तो मुझे बताओ ये बड़ा वाला चार्ज जो है इस छोटे चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करना मतलब क्या, दूर भेजना। तो ये चार्ज जो है वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो ये चार्ज जो है यहाँ से यहाँ आते वक्त ये पहला पोजीशन है, ये दूसरा पोजीशन है। तो पहले पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाते वक्त उसने कुछ तो पाथ फॉलो किया होगा। पाथ यानी रास्ता। वो जो पाथ है, ये जो पाथ है ना, इसी पाथ को हम क्या बोलते हैं, इसी पाथ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। एक ही लाइन है ना, तो ये एक लाइन है, ठीक है। तो पहला डेफिनेशन क्या बनता है कि इट इज अ पाथ कि जिस पे या जिस रास्ते से हमारा ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। क्या करेगा, मूव। कहाँ पे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगी, जब कोई दूसरा चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए चार्ज लगेगा। चार्ज नहीं तो कुछ नहीं। तो किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक चार्ज ने प्रोड्यूस की हुई इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं, तो वो चार्ज उस फील्ड के अंदर जब मूव करेगा, वो चार्ज जब फील्ड के अंदर मूव करेगा, क्यों मूव करेगा, इसके रिपल्शन की वजह से। तो मूव करते वक्त वो जिस रास्ते से जाएगा उस रास्ते से अलॉन्ग एक लाइन ड्रॉ कर दो। वो लाइन ही क्या है, आपका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, ठीक है। ये हो गया एक सिंपल डेफिनेशन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। लेकिन अभी दूसरा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज अ कर्व। ये क्या है, छोटा सा कर्व है, ठीक है। वेयर टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑन इट gives the direction of electric field at that point। इसको समझ लो पहले, ठीक है। ये क्या है, ये कर्व है, ठीक है। वापस दोबारा दूसरी ड्राइंग करता हूं मैं। ये चार्ज क्यू है, ये प्लस क्यू है, पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन। अभी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो मालूम है, इसकी वजह से क्या है, Q अपॉन 4πε आर स्क्वायर। आर मतलब क्या, ये वाला और ये वाला, इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। Q मतलब ये वाला, बाकी 4πε हमको मालूम है। हमको अगर एक चार्ज है तो उसके अराउंड कुछ डिस्टेंस पे कितना फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। चार्ज कितना है वो डाल दो, डिस्टेंस कितना है उस पॉइंट का वो डाल दो, 1/4πε की वैल्यू हमको पता है ना। तो उस तरह से हम मैग्नीट्यूड तो कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चार्ज है, इस चार्ज से आर इतने डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इतना होगा। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन का क्या, डायरेक्शन तो इस पॉइंट पे क्या होगी हमको मालूम नहीं, इस पॉइंट पे मालूम नहीं, इस पॉइंट पे मालूम नहीं। और मान लो ये सेंटर में चार्ज है, ये सारे पॉइंट्स पे, ये सभी पॉइंट्स पे क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों, क्योंकि इस चार्ज से इसका डिस्टेंस भी आर है, इसका भी आर है, इसका भी आर है, लेकिन डायरेक्शन सेम होगी क्या, तो डायरेक्शन सेम नहीं होगी। तो डायरेक्शन सेम नहीं होगी तो क्या होगी, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऐसी होगी, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऐसी होगी, इस पॉइंट पे ऐसी होगी। ये हम क्यों बता सकते हैं, ये हम इसकी वजह से बता सकते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। और वो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। मान लो ये पहली पोजीशन है Q1, ये दूसरी पोजीशन है 2 पे। प्लस Q जो होता है छोटा यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे था पहले, बाद में यहाँ पे गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाते हुए बहुत सारे पॉइंट्स है, इतने सारे पॉइंट्स हैं, 4-5। तो हर एक पॉइंट पे क्या होता है ना, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग होता है। यहाँ पे जैसे देखा हमने, इधर है, इधर है, इधर है। हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग होता है।
मैग्नीट्यूड तो कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला यूज करके, लेकिन डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है, हमको मालूम नहीं है। तो ये डेफिनेशन क्या बोलती है कि ये कर्व है, एक कर्व, इस कर्व पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ढूंढनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी अगर हमको डायरेक्शन ढूंढनी है, तो डायरेक्शन ढूंढने के लिए कहाँ पे, इस पॉइंट पे डायरेक्शन हमको क्या होगी, इस पॉइंट पे क्या होगी, इस पॉइंट पे क्या होगी मालूम नहीं। इस पॉइंट पे अगर डायरेक्शन ढूंढनी है तो इस पॉइंट पे क्या करो, एक कर्व ड्रॉ करो। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से, और डायरेक्शन कैसे, तो टेंजेंट से। तो इस पॉइंट पे, फर्स्ट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये फोर्थ पॉइंट है मान लो, फोर्थ पॉइंट पे कैसे निकालोगे, टेंजेंट कैसे ड्रॉ करोगे, ऐसे ड्रॉ करोगे। तो फोर्थ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरह से। तो दूसरा डेफिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइन ऑफ फोर्स क्या है, कि ये कर्व है, ये क्या है, कर्व है। कैसा कर्व है, अगर उस कर्व पे किसी एनी पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे हमने क्या ड्रॉ करी, टेंजेंट ड्रॉ करी। ये कर्व है, इसमें ये सारे पॉइंट्स है, किसी पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करी। तो वो टेंजेंट हमको क्या बताता है, तो टेंजेंट हमको बताता है, क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताने का काम कौन करता है, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स करता है, ठीक है। दोबारा मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो कंप्लीटली इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, उसका एक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड समझना है तो इनको समझना बहुत जरूरी है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर इसको अगर समझ लिया तो आगे बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो आपको आराम से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोनों डेफिनेशन समझ में आपके आ गए होगी। अभी हम देखते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको ध्यान में आ गई तो आपको JEE या नीट में 4 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं, केवल एक एक लाइन के आपके ध्यान में होने से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारी की सारी याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है और बहुत ही सिंपल है, ठीक। तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। सबसे पहले तो जो दो डेफिनेशन हमने लिखी थी, है ना, वो दो डेफिनेशन को भी हम क्या बोल सकते हैं, दो कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक ही बात है, वो स्टार्ट होती है फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है, ठीक है। हम जब डेफिनेशन बना रहे हैं, हम जब डेफिनेशन बनाते हैं तो डेफिनेशन को ध्यान से सुनना, द पाथ अलॉन्ग विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स, ठीक है। जो भी चार्ज हमको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है, ये चार्ज कौन सा भी हो, ये चाहे बड़ा वाला चार्ज प्लस हो या माइनस हो, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो इधर चार्ज रखेंगे वो कौन सा चार्ज रखना है हमको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि डेफिनेशन में ही मेंशन किया है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और हम स्टडी करते हैं पॉजिटिव चार्ज का ओनली। एक बात समझ लो, पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक्चुअल एग्जिस्ट नहीं करता, एक्चुअल एग्जिस्ट करता है नेगेटिव चार्ज। लेकिन हम शुरू से पढ़ते आते हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एक्चुअल चार्ज जो होता है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है, किसी भी, क्योंकि चार्ज डेवलप क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन के देने से या लेने से, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है चार्ज के लिए, लेकिन हम हमेशा कौन सा पढ़ते हैं, पॉजिटिव चार्ज पढ़ते हैं, जान दो बात को। यहाँ पे अगर समझो ये प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, पॉजिटिव चार्ज से हो रही है, और ये चार्ज कहाँ जाएगा, दूर जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, प्लस प्रोड्यूस कर रहा है, जो फोर्स की डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है अपना बड़ा वाला, वहां से क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही है, स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट से अच्छा वर्ड है ओरिजिनेट होना, शुरू होना, है ना। और अगर अगर हमारा ये वाला जो चार्ज है ये निगेटिव है तो अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा तो
तो ऐसा आएगा, डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, पाथ का डायरेक्शन ऐसा। तो यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है और निगेटिव पे क्या होता है, वो एंड होता है। ठीक है, वो पीछे में दोनों पॉजिटिव होता है तब उसको उधर एंड नहीं किया, वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे एंड होगा, मोशन की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये पहला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ड्राइंग थोड़ा खराब है मेरा, ऐसे निकाल सकते हैं। और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे तो बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो सकती है, इधर आके एंड होती है, एरो पे आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है। सेकंड, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट एंड टर्मिनेट normally on the surface of conductor। इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट एंड टर्मिनेट, स्टार्ट मतलब स्टार्ट होना, टर्मिनेट मतलब एंड होना। यहाँ पे स्टार्ट हुई, यहाँ पे टर्मिनेट हो गई, यहाँ पे आके रुक गई, खत्म, है ना। नॉर्मली मतलब क्या, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर। जिसके कारण मान लो ये कंडक्टर है, मान लो ये कंडक्टर है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, मान लो ये कंडक्टर है, ये निगेटिवली चार्ज है। सबसे पहला पढ़ो, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा और नेगेटिव चार्ज पे क्या होगा, एंड होगा। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी और ऐसे एंड हो जाएगी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं इसको। ये स्टार्ट होगी और एंड होगी, लेकिन कैसे, नॉर्मली। ये सरफेस ऑफ द कंडक्टर है, इसको ये फील्ड लाइन क्या है, परपेंडिकुलर, क्या है, परपेंडिकुलर। ये सरफेस ऑफ द कंडक्टर है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो किसी भी दूसरा भी हो, स्फेरिकल भी हो ना, तो भी जिस पॉइंट से निकल रही है उस पॉइंट पे तो भी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो एक दूसरी चीज भी समझना बहुत जरूरी है जब हम पढ़ेंगे आपका ये वाला कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ की वजह से। गॉस लॉ आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद भी क्लास 12 में मैग्नेटिज्म होगा, उसमें भी जब हम पढ़ेंगे तो ये वाला कंसेप्ट है जो बहुत काम में आएगा, बहुत ज़्यादा काम में आएगा। ठीक है, और ये जो छोटी छोटी जो लाइंस है ना, वही हमको JEE नीट में अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। बहुत लंबा क्वेश्चन होगा, लेकिन अगर आपको कहीं पे दिख गया ऐसे वर्ड्स वगैरह तो आपको तुरंत आइडिया आ जाना चाहिए कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है, लेकिन स्टार्ट भी कैसी होगी, नॉर्मली, और टर्मिनेट भी कैसी होंगी, नॉर्मली। इस पे भी नॉर्मल, इस पे भी नॉर्मल। ठीक है, थर्ड होगा नेवर इंटरसेक्ट और टच। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, एक दूसरे को टच भी नहीं करती है। ठीक है, ये भी चीज आपको अट्रैक्शन और रिपल्शन समझने में हेल्प करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी बाहर निकाली है, ये और एक दूसरे से किसी से टच नहीं है, किसी से इंटरसेक्ट भी नहीं है। ये भी यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है, कोई भी लाइन एक दूसरे के साथ में इंटरसेक्ट नहीं होती है या फिर टच भी नहीं होती है। ठीक है, ये आपको समझना चलना बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट जो है वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इस पे JEE नीट में क्वेश्चन आए हैं। एक ही लाइन जो है वो आपको 4 मार्क दे देगी। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर पास थ्रू कंडक्टर्स। इसका मतलब क्या है, ठीक है, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कंडक्टर में से पास नहीं होती है। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज 0। आपको नीट या JEE में क्वेश्चन आएगा कि एक बड़ा सा कंडक्टर है, इसके बाहर बहुत सारे चार्जेस है, 10-15 चार्जेस है, एक 10 कूलम का, एक 50 कूलम का, एक 60 कूलम का, एक 400 कूलम का, और बताओ इन सारे चार्जेस की वजह से कंडक्टर के अंदर कितनी फील्ड बनेगी। तो चार्जेस कितने भी हो, लाखों करोड़ों चार्जेस हो, ठीक है,
फिर भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0, क्योंकि ये रूल हमको बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर में से पास नहीं होती है। अगर जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा नहीं सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा नहीं रहे हैं, मतलब क्या, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, लेकिन इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्या होती है, नॉन जीरो। ये समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इंसुलेटर से पास होती है, सेमीकंडक्टर से भी पास होती है, कंडक्टर के अंदर पास नहीं होती है। तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ये एक ही लाइन आपको जेडब्ल्यू में अच्छे से मार्क्स दिला सकती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अभी समझ में चलते हैं अट्रैक्शन और रिपल्शन। ठीक है, मान लो ये दो चार्ज, एक प्लस है दूसरा भी प्लस है। हम पहला याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो गई, यहाँ से स्टार्ट हो गई, यहाँ से स्टार्ट हो गई, यहाँ से स्टार्ट हो गई। स्टार्ट होना मतलब यहाँ से एरो ऐसा। ठीक है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से भी फील्ड स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना, यहाँ से भी स्टार्ट कर देते, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। देखो दो चार्जेस जब हम सेम है, सेम पोलैरिटी प्लस प्लस, तो ऐसी जाती है, ऐसी जाके उन्होंने क्या होना चाहिए, इस एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाना चाहिए, क्योंकि फील्ड तो दूर दूर जा रही है, यहाँ से भी दूर दूर जा रही है, यहाँ से भी दूर दूर जा रही है। लेकिन दूसरा रूल हमको क्या तीसरा रूल हमको क्या बोलता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर इसको हम आगे एक्सटेंड करके इसमें डाल देंगे, इसको एक्सटेंड करके इसमें डाल देंगे, तो ये थर्ड रूल सेटिस्फाई नहीं होगा। तो जब दोनों सेम होते हैं, देखो दोनों सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी जाती है ना, तो ऐसी मुड़ जाती है, और उधर से भी जो आ रही है वो ऐसी आएगी, ऐसी मुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि थर्ड रूल जो बोलता है ये फील्ड लाइंस एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। अगर ऐसा दिखा तो समझ जाना दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या है, रिपल्शन। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव का कैसे दिखेंगे, नीचे का दिख रहा है आपको, नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, इस पे फील्ड लाइंस एंड होती है, ये तो हमको पता है। ठीक है ना, इस पे फील्ड लाइंस एंड होती है तो ये अंदर के साइड आएगा, इस पे भी फील्ड लाइंस एंड होती है तो ये अंदर के साइड आएगा। इस तरह से इसका भी हम रिपल्शन बता सकते हैं। ठीक है, आपके बुक में अच्छे से डायग्राम दिया हुआ है। एक प्लस है दूसरा माइनस है, सिंपल, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड फ्रॉम नेगेटिव, जाने दो जाने दो। ठीक है, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव पे जाएगा। ठीक है, ये है अट्रैक्शन हमारा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आराम से प्रूव कर सकते हैं या दिखा सकते हैं कि दो चार्जेस के बीच में ये रहा अट्रैक्शन और दो चार्जेस के बीच में ये रहा रिपल्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए, चलिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। एक ही कैरेक्टरिस्टिक है, उसको तोड़ फोड़ के बताया गया है। ठीक है, हम वो भी देखते हैं। सबसे पहले समझ लो कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस टेल अस अबाउट इंटेंसिटी ऑफ फील्ड। सबसे पहले डेंसिटी समझ लो क्या है। मान लो एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात करते हैं, और यहाँ पे मान लो इतने लोग हैं, कितने लोग हैं, 9 लोग हैं, कितने हैं, 4 3 7 ही लोग हैं। ठीक है, मान लो एक सेम एरिया है, सेम सेम उतना ही, ये जितना एरिया है उतना ही, लेकिन यहाँ पे इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, तो किसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा होना मतलब कम जगह में ज्यादा, और डेंसिटी कम होना मतलब ज्यादा जगह में कम लोग, है ना। इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो वही मान लो कोई एरिया है, मान लो कुछ एक पर्टिकुलर एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड मतलब क्या, एरिया। मान लो कोई एरिया है और उसके अंदर कोई फील्ड है, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूज करते हैं।
मान लो ये एरिया है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए हम ऐसा दिखा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। और कोई दूसरा एरिया है उतना ही, लेकिन उतना ही, दोनों एरिया सेम है लेकिन उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी है। तो मुझे बताओ कौन से एरिया में, एरिया ए या एरिया बी में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग होगी। तो उसका आंसर है ए एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, बी एरिया की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम है तो इसकी इंटेंसिटी भी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वो भी क्या होगी, बहुत कम होगी, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है पर्टिकुलर एरिया के अंदर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी आपको बता देगी कि उस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड या तो स्ट्रांग होगी या फिर वीक होगी। तो समझ में आ रहा है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा वहां पे स्ट्रांग, जहां पे कम वहां पे कम, इंटेंसिटी भी कम, ठीक है। कोई चार्ज है मान लो प्लस क्यू, यहाँ से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल रही है, ऐसी 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 इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने दो एरिया कंसिडर कर लिया, एक ये एरिया कंसिडर कर लिया और एक ए एरिया कंसिडर कर लिया। तो ये एरिया छोटा है, देखो चार्ज डेंसिटी मैं आपको समझा देता हूँ, चार्ज पर यूनिट एरिया, लेकिन इसमें वो लगाते नहीं। चलो ये एरिया छोटा है, ये एरिया बड़ा। यहाँ पे बहुत सारी लाइंस ऑफ, देखो क्राउडेड है, यहाँ पे क्या है, क्राउडेड है। जिस एरिया में, ड्राइंग अच्छे से नहीं बनाई मैंने, जिस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्राउडेड होगी, बहुत गर्दी की होगी, वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा, और जहां पे रेयर है, रेयर या फिर जिसमें हम बोलते हैं कि वेल सेपरेटेड, वेल सेपरेटेड, इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो एक दूसरे से अच्छे से क्या है, वेल सेपरेटेड है। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमको वेल सेपरेटेड दिखी है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो ए एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, बी एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी, वीक या स्ट्रांग या वीक के बारे में बात करते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो बहुत ही एक दूसरे के करीब है। जैसे जैसे दूर दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाता है, फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है, मतलब वो वेल सेपरेटेड हो गई। वेल सेपरेटेड जहाँ होगी वहां पे इंटेंसिटी क्या होगी, वीक होगी या कम होगी। क्राउडेड स्ट्रांग, वेल सेपरेटेड वीक, है ना, ऐसा ध्यान में रखना है आपको, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बस यही थे हमारे जो प्रॉपर्टीज थी। और एक बात आपको समझना है कि ये हाइपोथेटिकल है, लेकिन समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और एक है यूनिफॉर्म, ये भी मालूम है हमको। अगर ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उनकी लेंथ सेम है, सारों की, ये 4 फील्ड लाइंस है, चारों की लेंथ सेम है, और चारों के बीच का ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंसेस, ये सेपरेशन भी अगर सेम है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है, तो हमको मालूम है, दो पैरेलल प्लेट्स जो है उन पे चार्ज डाल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म बन जाती है, ठीक है। और बाकी का कुछ नहीं है, ठीक है। बस इतना ही है इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको जो समझ में आना चाहिए। वही जो है आगे आपके मैग्नेटिज्म वाले भी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़ा है अपन ने इतना सारा, वही मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो यहाँ पे प्लस चार्ज है वो उधर नॉर्थ पोल होता है, जो यहाँ पे निगेटिव है उधर वो साउथ पोल होता है, बस बाकी कुछ नहीं। सारे कंसेप्ट क्या हो गए आपके सेम। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ में आ गया तो मैग्नेटिज्म भी समझना आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा, बहुत सारे चैप्टर में यूज होगा, और सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखनी है, 7-8 ही है, ठीक है। मैंने इसी में 4-5 कैरेक्टरिस्टिक डाल दी है, ठीक है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ठीक है। एक ही समझो, बाकी आराम से लिख सकते हो। तो उम्मीद कर दो आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।